Welcome to Physixified and let's begin the game of concepts. आज हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमारा अगला टॉपिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी चैप्टर 2 शुरू कर चुके हैं हम लोग। चैप्टर 2 के 3 सेशंस हो चुके हैं, ये चौथा सेशन है हमारा। अगर कोई आज कनेक्ट हुआ है तो वो पहले के 3 सेशंस इस चैप्टर के और हमारे 25 सेशंस चैप्टर 1 के हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के। उसको जरूर देख लें यूट्यूब पे ऑन योर ओन चैनल फिजिक्सिफाइड। जैसा मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि भैया ये क्लास 12th और 11th में बहुत डिफरेंस है। 11th में किसी भी चैप्टर से बैठ जाओ समझ में आ जाता है, शुरू कर दो ऑलमोस्ट। लेकिन 12th में डे 1 से अगर नहीं देखोगे, सेशन 1 से नहीं देखोगे तो आगे की जो इंटेंसिटी है समझ में आने की वो कम होती जाएगी। तो स्टे कनेक्टेड, वॉच इन सीक्वेंस एंड देन दिस इज अवर टुडेज सेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई देखो, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैं पहले भी कई बार बात कर चुका हूं, एक बार दोहरा देता हूं बातें क्या है पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी जो है इट इज रिलेटेड टू कंजर्वेटिव फोर्सेस। पोटेंशियल एनर्जी रिलेट्स टू कंजर्वेटिव फोर्सेस। दुनिया में जितने भी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं उन सब से एसोसिएटेड एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि उनमें एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। For every conservative force, there is defined a potential energy. And by the name you can make it out, guess out. This potential energy relates to electrostatic force. इस potential energy का ताल्लुक किससे है? बोलो, electrostatic forces का ताल्लुक है। दुनिया में जितने भी conservative forces हैं केवल उन्हीं के लिए potential energy exist करती है। तुमने frictional potential energy नहीं सुनी होगी, बोलो सुनी है क्या? नहीं सुनी होगी। तो जितने भी बर्बाद करने वाले फोर्सेस होते हैं, जितने भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, उनसे एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। पोटेंशियल एनर्जी केवल किससे एसोसिएटेड होती है? ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। और आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं, 11th में हमने बात की थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। दैट वाज रिलेटेड टू ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स। पहली बात पल्ले पड़ गई क्या? नोट करते जाना, कॉपी पेन लेके बैठे हो गए। दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी में तब स्टोर होती है जब उस पे हम उसकी नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट वर्क करते हैं। नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट मतलब ये मार्कर की नेचुरल टेंडेंसी, मैंने डाइपोल में भी इसका जिक्र किया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल में। ये मार्कर नीचे आना चाहता है अपने आप, ये इसकी नेचुरल टेंडेंसी है ग्रेविटेशन की वजह से। लेकिन मैं इसको ऊपर ले जाऊं, इस पे वर्क करूं और यहां पर टांग दूं, तो जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी वो होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दैट एनर्जी इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ अ सिस्टम, जैसे डाइपोल में हमने किया था। डाइपोल में जो फोर्स लग रहा था, जो टॉर्क लग रहा था, उसकी टेंडेंसी क्या थी? डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में घुमा के लाना चाह रहा था टॉर्क। डाइपोल पर जो टॉर्क लग रहा था वो डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घुमा के लाना चाह रहा था। हमने थोड़ा सा अपोजिट घुमा दिया, एंटी घुमा दिया, तो जो वर्क किया वो वर्क उसमें एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया एंड दैट एनर्जी बिकेम द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। गॉट इट और नॉट? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? अब देखो, जैसे चार्जेस की बात करें, हमने ये चार्ज लिया Q1, बहुत बात करते चले आ रहे हैं, ये चार्ज है Q2। अगर ये दोनों लाइक चार्जेस हैं तो भी ये एक दूसरे के इतना पास नहीं रहना चाहते हैं। ये कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं। और अगर ये अनलाइक चार्जेस हैं, अगर ये अनलाइक चार्जेस हैं
तो भी ये नालायक इतनी दूरी पे नहीं रहना चाह रहे हैं. दे वॉन्ट टू कम क्लोजर अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से. तो भैया इतनी दूरी पर इनको कौन रोकेगा? अरे कोई तो है यार जो इनको रोके हुए है r डिस्टेंस पर. ये Q1 और Q2 r डिस्टेंस पर क्यों रुके हुए हैं? What has holded them? किसने रोका हुआ है इनको? क्यों नहीं ये रिपल्शन की वजह से भाग जा रहे हैं और क्यों नहीं अट्रैक्शन की वजह से कोलैप्स कर जा रहे हैं? Why not? The answer is इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. आज के लेक्चर की टैगलाइन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, द कॉस्ट ऑफ इंटरैक्शन. इंटरैक्शन की कीमत है ये जो Q1 और Q2 r दूरी पर टंग गए आकर के, r दूरी पर स्टेबलाइज हो गए आकर के. किसने किया स्टेबलाइज इन्हें? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ने किया. और पोटेंशियल एनर्जी कहां से आई? एनर्जी कहां से आती है? अगेन 11th का कॉन्सेप्ट है, वर्क से आती है. वर्क से आती है. हम वर्क करते हैं. एनर्जी का कोई डेरिवेशन ही नहीं बना. 11th में तुमने देखा होगा जब भी एनर्जी निकालनी होती है वर्क पहले निकालते हैं. सिस्टम को कंप्लीट करने में, सिस्टम को फॉर्म करने में जो वर्क करना पड़ता है वो वर्क उस सिस्टम में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है और स्टोर्ड एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है. और अगर वो मोशन होता है तो वो काइनेटिक एनर्जी होती है. वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम तुमने 11th में डिराइव की होगी. अरे मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? इज दैट मेकिंग सेंस टू यू और नॉट? तो ये जो Q1 और Q2 है, इफ दे आर स्टेबल, if they are static at a particular distance r, then there is some energy which is holding them. कोई तो एनर्जी है जो इन्हें रोके हुए है. कोई तो एनर्जी है जो इनकी स्टेबिलिटी के पीछे है. और वो एनर्जी कौन सी है? वो एनर्जी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. दैट इज द कॉस्ट ऑफ देयर इंटरैक्शन. और वो कैसे आया? वो आया वर्क से. हमने वर्क किया इनके ऊपर. हमने Q1 और Q2 के ऊपर जो वर्क किया वही वर्क इस सिस्टम में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया. और उस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. बोलो फील हुआ कि नहीं? दिल पे लगा कि नहीं लगा है? समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया तो फीडबैक में जरूर दे देना, कमेंट बॉक्स में जरूर दे देना. इज दैट क्लियर? चलो अब इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन ले लेते हैं, किताबी डेफिनेशन ले लेते हैं. किताबी डेफिनेशन क्या कहती है? किताबी डेफिनेशन भी कुछ कुछ मिलती जुलती है. क्या? कि Q1 और Q2 को इंफिनिटी से लाना है. कहां से लाना है? ये दोनों कहां पड़े हुए हैं? इंफिनिटी पे पड़े हुए. सर इंफिनिटी क्यों लिया? लास्ट लेक्चर में बताया था तुम्हें, देखना जिन्होंने नहीं देखा है. मैंने फिर कहा है कि शुरू से देखना पड़ेगा. जीरो पोटेंशियल रेफरेंस पॉइंट लिया है इंफिनिटी को. तो Q1 और Q2 कहां पड़े हुए हैं? इंफिनिटी पे पड़े हुए हैं. तो Q1 और Q2 को इंफिनिटी से लाने में और एक सिस्टम जो हम ये बना रहे हैं, अ सिस्टम इन विच Q1 एंड Q2 आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस r. जिस सिस्टम में Q1 और Q2 r दूरी पर रहेंगे, उस सिस्टम को बनाने में जो वर्क करना पड़ेगा वही वर्क इस सिस्टम में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. एंड दैट एनर्जी इज बेसिकली द असेंबलिंग एनर्जी ऑफ द सिस्टम. उसे हम क्या कह सकते हैं? यूनिक टर्म है ये, कहीं बुक्स में नहीं मिलेगा. असेंबलिंग एनर्जी ऑफ द सिस्टम. सिस्टम को असेंबल करना है. इंफिनिटी से लाके सबको Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 सबको ला करके सिस्टम बना दिया है. और उस सिस्टम में डिस्पाइट ऑफ द फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, डिस्पाइट ऑफ द रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस, despite of the repulsive or attractive forces, the charges are stabilized, the charges are static at a particular distance, the charges are situated at a particular distance. So this is known as, this energy is known as, this energy of interaction is known as
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इस इंटरेक्शन एनर्जी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं? समझ में आ रही है तो नोट जरूर कर लेना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है। द वर्क डन इन असेंबलिंग a system of charges together from infinity at a particular distance, at some distance, is known as electrostatic potential energy। तो सिस्टम को बनाने में जो एनर्जी लगेगी, सिस्टम को तोड़ने में भी उतनी ही लगेगी। क्वेश्चन कई बार घुमा के आ जाता है एग्जाम में। कई बार वो कहते हैं कि इस सिस्टम को बनाने में कितनी एनर्जी लगेगी निकालो, तब भी तुम्हें यही निकालनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और कई बार न्यूमेरिकल्स की लैंग्वेज में होगा सिस्टम को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी, तो भी यही तुम्हें निकालनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो माइंड इट, जितनी एनर्जी सिस्टम को बनाने में लगेगी, जितनी एनर्जी Q1 और Q2 को इंफिनिटी से r डिस्टेंस पर, म्यूचुअल r डिस्टेंस पर, मतलब Q1 को पहले इंफिनिटी से लाए, फिर Q2 को इंफिनिटी से लाए, दोनों को r डिस्टेंस पे लाके टिका दिया, होल्ड कर दिया। किसने होल्ड किया? तुम्हारे वर्क ने होल्ड किया, तुम्हारी मेहनत ने होल्ड किया, जो तुमने वर्क किया इनको लाने में। दैट वर्क इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। माइंड इट, क्लियर है सबको? ये बात समझ में आ गई? मजा आ रहा है? चलो, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। अब इसमें भी ट्विस्ट है यार। ट्विस्ट क्या है? देखो, बच्चे हमारे जो है धोखा खा जाते हैं। दो तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने को आती है। पहली जो एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने को आएगी, इन फील्ड फ्री जोन, इन एब्सेंस ऑफ, इसको कॉमन जो वर्ड्स है वही लिखते हैं हम, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एब्सेंस और प्रेजेंस, इन दोनों वर्ड्स को अगर तुमने एग्जाम में मिस कर दिया तो डेरिवेशन गलत कराओगे, तुम ध्यान रखना। मतलब पहले से कोई फील्ड नहीं है वहां पर, केवल हम जिन चार्जेस को लाना चाह रहे हैं, केवल उन्हीं चार्जेस को हमें लाना है, उन्हीं चार्जेस को मिलाकर के एक सिस्टम हमें बनाना है। तो पहले दो चार्जेस की बात कर लेते हैं कि भाई मान लो हम Q1 को लाए, Q1 और Q2 दोनों बेचारे काम के बोझ के मारे इंफिनिटी पर पड़े हुए हैं। सर क्यों इंफिनिटी पे क्यों डाल दिया उन्हें? जीरो स्टेट, जीरो पोटेंशियल स्टेट वही है, रेफरेंस स्टेट वही है, सेशन 1 में बताया था तुम्हें। तो Q1 और Q2 दोनों इंफिनिटी में पड़े हुए। पहले हम Q1, अच्छा ये न्यूमेरिकल्स करने का भी तरीका यही है, स्टेप बाय स्टेप, जितने चार्जेस को लाना लाते जाओ, वर्क डन निकालते जाओ। तो पहले Q1 को लाएंगे। अब Q1 को तुम लाओगे और पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो तुम्हें मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। अरे भाई, तुम्हें Q1 को लाने को अपोज या फेवर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही कर सकती है। Q1 को लाने में जो अपोजिशन हो सकता है वो भी इलेक्ट्रिक फोर्स का ही होगा, और फेवर होगा तो भी इलेक्ट्रिक फोर्स का ही होगा। अट्रैक्शन भी इलेक्ट्रिक फोर्स ही कर सकता है और रिपल्शन भी इलेक्ट्रिक फोर्स कर सकता है। और जब तुमने कह दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी नहीं होगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होगा तो Q1 को लाने में तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बोलो, करनी पड़ेगी क्या? नहीं करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया बात सर, ये बात समझ में आ गई? आई कि नहीं आई? बोलो, बिल्कुल आ गई सर। अब हम Q2 को लाएंगे इंफिनिटी से। चलिए ले आते हैं अभी इंफिनिटी से, और यहां पर ला करके हमने रख दिया Q2 को r डिस्टेंस। अब क्या होगा? अब क्या होगा? एक्सटर्नल फील्ड तो नहीं है, लेकिन Q1 के पास एडवांटेज है, पहले से आके बैठ गया है, डोमिनेंस है उसका, उसकी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है यार। बोलो, है कि नहीं है? तो Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो Q2 को आसानी से नहीं आने देगी अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं। तो जब तुम Q2 को लाओगे तो Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट तुम्हें वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क माइंडेड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो जो वर्क डन है हम लोग पढ़ चुके हैं, V बराबर तुमने डिफाइन किया है W बाई Q या Q नॉट जिसे लाए, और V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। तो इंफिनिटी और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर लाए किसे? Q2 को। लाए किसे? Q2 को।
और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इस पॉइंट को अगर हम P मान लें और इंफिनिटी, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड इंफिनिटी, और इंफिनिटी पे तो 0 है और P पर इस वाले चार्ज का पोटेंशियल होगा, बोलो कितना होगा पोटेंशियल? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R। तो ये जो वर्क डन हो जाएगा, ये वर्क डन हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। शॉर्टकट डेरिवेशन कर लिया हमने। अगर तुम्हें लॉन्ग कट करना है, बड़ा वाला करना है, इंटीग्रेशन वाला करना है, तो सेशन 2 में जो हमने निकलवाया पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसमें इंटीग्रेट किया है, वर्क डन dW बराबर FDR वैल्यू रखी है, इंटीग्रेट किया है, वो वाला डेरिवेशन कर दोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/R, Q0 की जगह Q1 Q2/R कर दोगे, अगर बड़ा वाला डेरिवेशन करना है, वरना ये भी ठीक है। तो ये जो तुमने वर्क किया, this work is the electrostatic potential energy of this system of two charges. This is the interaction cost of these two charges. ये दोनों चार्ज तभी तक इंटरैक्ट करेंगे, ये दोनों चार्ज तभी तक r दूरी पर रहेंगे जब तक इनके पास ये एनर्जी है, जब तक है जान नहीं, जब तक है एनर्जी। जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है तब तक ये ऐसे रहेंगे, तब तक ये इंटरैक्ट करते रहेंगे। सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ इंटरैक्शन। ये इंटरैक्शन की कीमत है, इनको पास रखने की कीमत है ये जो चुकानी पड़ेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बोलो, इज दिस क्लियर टू यू और नॉट? तो इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, अगर पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, माइंडेड, ये बात माइंड करने वाली है, ध्यान में रखने वाली है, जहन में रखने वाली है, बच्चे गलती कर देते हैं एग्जाम में। अगर पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, पहले से हमारे पास फील्ड फ्री जोन है, देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पेयर ऑफ चार्जेस is given by 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2/R। माइंडेड, स्केलर क्वांटिटी है, बताने की जरूरत नहीं है पोटेंशियल एनर्जी। इट इज डिफाइंड फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, और चार्जेस की वैल्यू हमेशा साइन के साथ रखेंगे, बताया था, पोटेंशियल में भी, वहां पर भी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में भी। मतलब क्या है, अगर Q1 Q2 अपोजिट नेचर के होंगे तो फोर्स कैसा होगा? बोलो, अट्रैक्टिव होगा। और फोर्स अट्रैक्टिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी? नेगेटिव होगी। पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी? नेगेटिव होगी। इफ Q1 Q2 लेस देन 0 तो द पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव, फोर्स विल बी अट्रैक्टिव, जैसा कि होता है। और अगर Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है तो फोर्स रिपल्सिव होगा और पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी? पोटेंशियल एनर्जी विल बी पॉजिटिव। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई है? बोलो, कोई शक? फटाफट स्क्रीन पॉज करके नोट कर दो इसको। तो ये हमने देखी जो पोटेंशियल एनर्जी, वो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, फील्ड फ्री जोन में हम अपने दोनों चार्जेस को लाए और उन्हें लाके रख दिया। अब उन्हें लाके रख दिया तो हमने भैया वर्क किया, मजबूरी थी करना, क्योंकि उन्हें होल्ड करना था एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, क्योंकि जो हमने वर्क किया वही वर्क उस सिस्टम की क्या बन गई? पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी, जिसकी वजह से वो सिस्टम स्टेबल है, वो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। और पोटेंशियल एनर्जी का नेचर भी यही होता है, स्टोर्ड एनर्जी होती है। वो स्प्रिंग को लॉक करके छोड़ दिया, कंप्रेस्ड स्प्रिंग में जो एनर्जी है दैट इज स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ½ kx², जो तुम पढ़ चुके हो। अब जो दूसरा केस है एग्जाम में जो आ जाता है, और ये तुम्हें ध्यान रखना, केस 2 हमारा, उसमें हमारी पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक अननोन चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर पहले से हमारी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर अननोन चार्जेस की, तो क्या होगा? इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भैया देखो, मान लेते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड, अननोन इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब नोन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सम अननोन चार्जेस, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने दो लोकेशंस ले ली, एक ये लोकेशन ए और एक ये दूसरी लोकेशन बी। और हमारे जो बेचारे गरीब चार्जेस इंफिनिटी पे पड़े हैं, Q1 और Q2, उन्हें लाके यहां पे सेट करना है हमें।
Q1 को लाना है पॉइंट ए पर और Q2 को लाना है पॉइंट बी पर। अरे भैया बात समझ में आ रही है? और हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल है डिफाइंड, दैट इज V1 एट पॉइंट ए एंड V2 एट पॉइंट बी। माइंड इट, द पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल defined at point A, determined at point A because of this external electric field is V1, और इसकी वजह से कितना है, इसकी वजह से मतलब इस पॉइंट पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पोटेंशियल है वो कितना है, V2। तो भैया जब तुम अब Q1 को लाओगे, पहले तो तुम Q1 को ले आए थे, फ्री में ले आए थे, कोई तुम्हें वर्क नहीं करना पड़ा था, कोई अपोज करने वाला, कोई अट्रैक्ट करने वाला, फेवर वाला नहीं था, क्योंकि पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं थी, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ही नहीं था। लेकिन अब तो है, तो Q1 को लाने में भी तुम्हें नाको चने चबाने पड़ेंगे, मतलब वर्क करना पड़ेगा। तो दैट वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 अगेंस्ट द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बोलो? लाए किसे? Q1 को। लाए कहां से? इंफिनिटी पे। इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना था? 0। लाए कहां? पॉइंट ए पे। पॉइंट ए पे पोटेंशियल कितना है? V1। तो पॉइंट ए और इंफिनिटी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? V1 माइनस 0। मतलब वर्क डन कितना हो गया बोलो? बोलो Q1 V1। कोई शक? बिल्कुल नहीं है सर। अब हम लाएंगे Q2 को। Q2 को जब तुम लाओगे तो इसकी तो डगर और भी मुश्किल है। क्यों? Q2 को जब तुम लाओगे तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो करेगी ही जो करना है। Q1 पहले से विराजमान होगा वहां पे, जैसा अभी पिछले केस में हुआ था। तो Q2 को लाने में तुम्हें दो चीजों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। कौन कौन सी? वर्क अगेंस्ट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को के अगेंस्ट जो तुम वर्क करोगे दैट विल बी Q2 V2। कैसे? V बराबर W बाई Q। V बराबर W बाई Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा? QV। तो भैया लाए किसे? लाए Q2 को। लाए किसे? लाए Q2 को। और कहां से लाए? इंफिनिटी से लाए। कहां पे लाए? पॉइंट बी पे लाए। दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V2। तो ये हो गया Q2 V2। बोलो कोई शक? नहीं है सर। अब जो तुम Q2 को लाए हो तो Q1 के अगेंस्ट भी तो तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी तो तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। बोलो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और वो वर्क कितना होगा? वो वर्क हो जाएगा Q2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R, जो तुम अभी पिछले केस में निकाल चुके हो। दैट इज द वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1। Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क है। अरे भाई बात समझ में आ रही है? तो भैया देखो, फिर से सुन लो एक बार। Q1 को लाए अगेंस्ट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और कितना वर्क किया? Q1 V1। Q2 को लाए, दो फील्ड हो गई। कौन कौन सी? एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ही, जिसका पोटेंशियल पॉइंट बी पे डिफाइंड है V2, तो Q2 V2। और Q2 को लाए तो Q1 के अगेंस्ट जो वर्क किया तुमने, Q1 की फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क किया, दैट वाज Q2 into potential of Q1 at that point। और पोटेंशियल ऑफ Q1 निकाल चुके हैं, रिवीजन है ये, पिछले स्टेप में निकाला था। Q1 और Q2 की आपस की एनर्जी है ये, आपस की इंटरेक्शन एनर्जी है कि Q1 और Q2 r दूरी पर रहेंगे तो Q1 Q2 को तभी रहने देगा जब हम इतना वर्क कर देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तो अगर हम इसको सम अप कर लें तो ये सिस्टम जो हम फॉर्म कर रहे हैं, Q1 और Q2 को जो हम R डिस्टेंस पर ला करके रोक रहे हैं इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो क्या हो जाएगा? W बराबर हो जाएगा W1 प्लस W2, और ये हो जाएगा Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। बोलो कोई शक? और यही वर्क जो हमने किया इस सिस्टम को फॉर्म करने में, इस सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करने में, दिस वर्क इज स्टोर्ड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम।
और इसी एनर्जी की वजह से जब तक ये एनर्जी है इनके पास तभी तक ये इस तरीके से स्टेबल रहेंगे, इस तरीके से ये सिस्टम को फॉर्म किए रहेंगे। सिस्टम फॉर्म रहेगा तब तक जब तक ये एनर्जी रहेगी। Is that clear? That is why I have said it, electrostatic potential energy as the cost of interaction. It is the cost of interaction. तो ये दो वर्ड्स याद रखना कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी एक्सटर्नल तो केवल ये वाले टर्म्स आएंगे, ये वाले टर्म्स 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R वाले टर्म्स आएंगे केवल। और जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ये टर्म्स भी ऐड होते जाएंगे। मतलब अभी हम इसके बाद लिखने वाले हैं 3 चार्जेस से बना है सिस्टम, उसकी एनर्जी, 4 चार्जेस से बना है उसकी एनर्जी, एंड सो ऑन लाइक दैट। तो याद रखना उसको कैसे लिखना है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे कभी गलती नहीं होगी। पहले चार्ज को ले आओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है पहले से, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से नहीं है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री जोन है तो पहले चार्ज को लाने में कभी कोई वर्क करना ही नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो पहले चार्ज को लाने में भी वर्क करना पड़ेगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? फिर दूसरे को लाओ वर्क निकाल लो, तीसरे को लाओ वर्क निकाल लो, चौथे को लाओ वर्क निकाल लो, सबको जोड़ दो, दैट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अक्सर बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है। अभी हम लोग करेंगे 2018 के और कई सारे क्वेश्चंस इस सेशन में, नहीं तो अगले सेशन में। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है? फटाफट स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। अब देखो 3 चार्जेस का सिस्टम है, एक ट्रायंगुलर सिस्टम बनाते हैं, Q1 Q2 Q3 बेचारे तीनों इंफिनिटी पर पड़े हुए हैं, इनको लाते हैं फील्ड फ्री जोन में लाते हैं। तो पहले Q1 को ले आए, फील्ड फ्री जोन में Q1 को लाए हैं तो Q1 को लाने में वर्क डन क्या होगा? 0। लेकिन तभी होगा जब फील्ड फ्री जोन में लाए, माइंड इट। अब Q2 को लाओ, Q1 को लाके रख दिया, अब Q2 को लाए इंफिनिटी से, Q2 को लाए तो बेचारा जो है Q1 के अगेंस्ट, Q1 की फील्ड के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। मान लो इनके बीच की दूरी है R12, इनके बीच की दूरी कितनी है? R12। तो Q2 को लाने में वर्क जो करना पड़ेगा वो कितना होगा? 1/4πε0। वैसे ही लिख लें, अगर हम वैसे ही लिख लें, Q2 को लाए तो W बराबर Q2 इंटू पोटेंशियल ऑफ Q1, तो पोटेंशियल ऑफ Q1 हो जाएगा 1/4πε0 Q1 अपॉन R। तो वैसे ही लिख लो, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। कोई शक? याद रखना पोटेंशियल एनर्जी जब भी लिखेंगे साइन के साथ लिखेंगे, पोटेंशियल जब भी लिखेंगे साइन के साथ लिखेंगे। बताने की बातें हैं, बार बार बता रहा हूं मैं। चलो भाई ठीक है, थोड़ी जगह यहां ले लेते हैं, Q1 Q2 को थोड़ा इधर कर लेते हैं। चलो भाई, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है सर। पता नहीं अकेले मुझे ही आ रहा है कि तुम्हें भी आ रहा है। चलो भाई क्लियर है ये, वेरी गुड। अब देखो Q3 को लाएंगे, किसको लाएंगे? Q3 को। तो Q3 को भी लिया भाई, कौन मना कर रहा है? तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी करो। तो Q3 को जब लाओगे यार तो क्या होगा? Q1 भी है और Q2 भी है, तो दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो Q3 को जब हम लाएंगे, मान लो यहां ले आए Q3 को, और ये दूरी है R12, ये दूरी है R23 और ये दूरी है R13। तो Q3 को जब हम लाए तो पहले हमने वर्क किया Q1 की फील्ड के अगेंस्ट। कितना वर्क किया? स्टेप बाय स्टेप चलो। तो वर्क हो गया 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13। कोई शक? बोलो नहीं है सर, बहुत सुंदर। अब Q3 को लाए तो Q2 भी तो था भैया, Q2 भी तो कहां आने दे रहा है, जाना चाह रहा है उसको। तो Q2 के लिए अगर लाइक चार्जेस हैं तो 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन R23। कोई शक? बोलो नहीं है ना? तो अब ये आ गया टोटल वर्क। Q1 को भी ले आए उठा के, Q2 को भी ले आए, Q1 को फ्री में ले आए क्योंकि पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। Q2 को लाए, Q1 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा, और Q3 को लाए तो Q1 और Q2 दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा। तो जो टोटल एनर्जी हो जाएगी दैट विल बी W1 प्लस W2 प्लस W3। तो हम इसको लिख लेते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। कोई शक? बोलो क्लियर है? कोई डाउट? फटाफट स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। अब एक सिस्टम बना लेते हैं 4 चार्जेस का, Q1 Q2 Q3 और Q4। चारों के चारों बेचारे करीब इंफिनिटी पे पड़े हुए हैं।
तो पहले Q1 को ले आओ इंफिनिटी से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो लाने में वर्क कितना करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, जीरो। Q1 को लाने में, Q2 को लाओ तो Q1 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। ये दूरी हो गई R12, तो Q2 को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा बोलो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। कोई शक नहीं है, बहुत सुंदर। Q3 को ले आओ, Q3 को ले आए तो Q1 के अगेंस्ट और Q2 के अगेंस्ट, दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। बोलो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो ये हो जाएगा कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q3 को लाए Q1 के अगेंस्ट, कितना वर्क हुआ? Q1 Q3 अपॉन R13। Q3 को लाए Q2 के अगेंस्ट, कितना वर्क हुआ? Q2 Q3 अपॉन R23। कोई शक? बोलो क्लियर है? बहुत सुंदर। R23 हो जाएगा और R13 ये हो जाएगा। चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब Q4 को लाए, Q4 को लाए तो Q4 को लाए यहां पर, तो हमने Q1 के अगेंस्ट भी वर्क किया, हमने Q2 के अगेंस्ट भी वर्क किया और हमने Q3 के अगेंस्ट भी वर्क किया। तो टोटल वर्क कितना हो गया बोलो? टोटल वर्क हो गया, पहले देखो भैया, पहले इंटरेक्शन एनर्जी लिखेंगे। पहले Q4 को Q1 के पास लाने की कीमत चुकाएंगे, तो Q4 को Q1 के पास लाने की कीमत क्या होगी? ये हो जाएगी सर, बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इंटरेक्शन एनर्जी। फिर Q4 को Q2 के पास लाएंगे, Q2 के पास लाने की कीमत चुकाएंगे। Q2 के पास लाने की कीमत कितनी होगी? ये कीमत हो जाएगी R24। कोई शक? फिर Q4 को Q3 के पास लाएंगे, Q3 के पास लाने की कीमत चुकाएंगे, कितनी हो जाएगी कीमत? Q3 Q4 अपॉन R34। कोई शक? अब इनको ऐड कर दो इक्वेशन 1 2 3 4 को, तो दैट विल बिकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। अरे भैया बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो क्लियर है? अब इसी में मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन कर देता तो न्यूमेरिकल बन जाता। हालांकि अगले सेशन में मैं पोटेंशियल पे, डाइपोल के पोटेंशियल पे और इस वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे जो प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स हैं डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर इसी में मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज लेता तो यही न्यूमेरिकल बन जाता, चार्जेस को साइन के साथ रख लेता। और अगर मान लो पहले से फील्ड होती तो क्या रॉकेट साइंस क्या चेंज हो जाता इसमें? अगर पहले से एक्सटर्नल फील्ड होती यहां पर, तो यहां पे 4 टर्म्स और बढ़ जाते हैं। एक्सटर्नल फील्ड का पोटेंशियल यहां डिफाइंड होता V1, एक्सटर्नल फील्ड का पोटेंशियल यहां डिफाइंड होता V2, एक्सटर्नल फील्ड का पोटेंशियल यहां डिफाइंड होता V3 और यहां V4। तो Q1 को लाते Q1 V1, Q2 को लाते Q2 V2, Q3 को लाते Q3 V3 और Q4 को लाते Q4 V4। तो माइंड इट, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी तो उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो हमें वर्क करना पड़ेगा W बराबर QV, वो इस सिस्टम में और ऐड हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तभी आएगी जब पहले से कोई फील्ड नहीं है। इज दैट क्लियर? अगर पहले से फील्ड होती और उस फील्ड में पोटेंशियल डिफाइंड होता, जो कि हो गई, अगर हमें न्यूमेरिकल करना होगा, सॉल्व करना होगा, तो इसमें 4 टर्म्स और ऐड हो जाएंगे। Q1 को लाने में जो वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट दैट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल V1, Q1 V1, Q2 को लाने में Q2 V2, Q3 को लाने में Q3 V3 और Q4 को लाने में Q4 V4, वो ऐड हो जाता है इसमें। अरे भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक तरीका बता दो कि कंफ्यूज ना हो कि कितने टर्म्स आएंगे, तो वो तरीका है n(n-1/2). याद रखो, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ इंटरेक्शन टर्म्स। कितने सिस्टम में चार्ज है बोलो? 4 है ना? n की वैल्यू हो गई 4, 1 3, 4 × 3/2 कितना हुआ? 6। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है। गलती नहीं करोगे। मजा आया? क्लियर है? ये दिल को छू गया टॉपिक? फील हुआ बढ़िया से? तो स्टे फिजिक्सिफाइड। लाइक करना पसंद आया हो तो शेयर जरूर करना, जिससे कि लॉकडाउन में नोबडी शुड मिस लर्निंग, और सब्सक्राइब जरूर करना। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द bell icon. Till then, stay physixified and keep playing with the game of concepts. Stay tuned. God bless you.